नमस्कार दोस्तों, मैं सम्राट अमर और आज का हमारा टॉपिक है आर्थिक असमानता से बढ़ती मुश्किलें। गरीबी और अमीरी के बीच बढ़ती खाई आज भारत के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट इनइक्वलिटी किल्स के मुताबिक कोविड-19 के बाद जहां दुनिया की एक बड़ी आबादी अपनी रोजमर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी जद्दोजहद कर रही है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति बीते 2 वर्षों में दोगुनी हो चुकी है, यानी करीब 52 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 111 लाख करोड़ रुपए पार कर चुकी है। इसका मतलब है कि हर दिन उनका संपत्ति में लगभग 9,656 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। इस रिपोर्ट का दूसरा पहलू बड़ा चिंताजनक है, जो यह बताता है कि इन्हीं 2 वर्षों में दुनिया की 99% आबादी की आमदनी में कमी दर्ज की गई है। कोविड महामारी के चलते दुनिया में करीब 16 करोड़ लोग गरीबी की मार झेलने को मजबूर हुए हैं। ऑक्सफैम इंटरनेशनल की कार्यकारी निदेशक गैब्रिएला बुचर ने कहा था कि अगर ये 10 लोग कल अपनी संपत्ति का 99% हिस्सा खो भी देते हैं तो वे धरती के 99% लोगों से ज़्यादा अमीर होंगे। आर्थिक असमानता को लेकर भारत के मामले में आंकड़े कहते हैं कि 2021 में देश के 84% परिवारों की आय घटी है, लेकिन भारतीय अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 142 हो चुकी है। कोविड महामारी के दौरान भारतीय अरबपतियों की संपदा 23.14 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 53.16 लाख करोड़ रुपए हो गई है। वैश्विक स्तर पर देखें तो चीन और अमेरिका के बाद भारत में अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या है। वहीं एक और संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में पैदा होने वाली नई गरीबी में लगभग आधी भारत में सृजित हो रही है। आर्थिक विषमता जीवन के हर पहलू पर प्रभाव डालती है। एक बड़े वर्ग के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सुरक्षा जैसी मूलभूत जरूरतें पूरी कर पाना असंभव होता है, तो एक छोटे समूह के पास साधन संसाधन विलासिता की तरह रहते हैं। नतीजतन शोषित और गरीब जन में क्षोभ पनपता और ऐसी गतिविधियां बढ़ती हैं जिन्हें मोटे तौर पर अपराध में वर्गीकृत किया गया है। आर्थिक तौर पर यह गैर बराबरी सबसे गरीब लोगों, महिलाओं और लड़कियों को अधिक प्रभावित करती है। गरीबी के चलते उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा और अन्य मूलभूत साधनों से पहुंच दूर होती है। 2021 के नवंबर माह में भारत के नीति आयोग ने देश में पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया था। इसके अनुसार गरीबी स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के अनेक पहलुओं से जुड़ी होती है। इस रिपोर्ट के अनुसार 37.6% भारतीय परिवार पर्याप्त पोषण युक्त भोजन नहीं कर पाते और करीब 14% परिवार ऐसे हैं जहां 10 या इससे अधिक उम्र के बच्चे स्कूलों में 6 वर्ष तक पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। यह रिपोर्ट बताती है कि बिहार में गरीबी का अनुपात सबसे अधिक है। इसके बाद झारखंड और उत्तर प्रदेश का स्थान है। सर्वाधिक कुपोषण के मामले में क्रमशः बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है। इसका सीधा अर्थ है कि गरीबी पोषण से सीधे तौर पर संबंधित है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 49 आयु वर्ग की आधी से अधिक भारतीय महिलाएं शरीर में खून की कमी से पीड़ित हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 49 आयु वर्ग की आधी से अधिक भारतीय महिलाएं शरीर में खून की कमी से पीड़ित हैं और पिछले कुछ वर्षों में ऐसी महिलाओं की संख्या बढ़ी है। हमारे देश में 5 वर्ष से कम उम्र के 17% से अधिक बच्चों का वजन उनकी लंबाई और उम्र के मुताबिक कम है।
बीते वर्ष ही संसद में दिए गए एक जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नवंबर 2020 तक भारत में 9.2 लाख से अधिक बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित थे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा पिछले ही वर्ष जारी किए गए वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक को देखें तो गरीबी के मामले में दुनिया के 109 देशों में भारत 66वें स्थान पर है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों का दूसरा लक्ष्य गरीबी उन्मूलन करना है। भारत ने भी इन लक्ष्यों को अपनाया है, लेकिन हमारे देश में गरीबी के ये भीषण आंकड़े इस लक्ष्य को असंभव सा बना रहे हैं। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला राष्ट्र है। हमने 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है और मानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगले 3 वर्ष तक दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। इस सब के साथ ही हमारे यहाँ कारपोरेट घरानों की संपदा बढ़ रही है और गरीबी का विस्तार हो रहा है। इसी दौर में गाड़ी चलाने से लेकर चूल्हा जलाने की महंगे ईंधन से धनिक वर्ग पर शायद ही खास प्रभाव पड़े, मगर निम्न और मध्य वर्ग के लिए यह गंभीर संकट की तरह है। देश की एक बड़ी आबादी जो पहले मध्य या निम्न मध्य वर्ग में शामिल थी, महामारी और पूर्णबंदी के चलते गरीबी रेखा से नीचे खिसक चुकी है। वहीं बंदी के चलते ऑनलाइन कार्य संस्कृति के विस्तार में साधन संसाधन युक्त एक वर्ग सहजता से फिट हुआ और कई सफल बिजनेस मॉडल इस दौर में फले फूले। ऐसी भीषण आर्थिक विषमता किसी भी सभ्य और संतुलित व्यवस्था के अनुकूल नहीं होती, लोकतंत्र में तो कदापि नहीं, क्योंकि ऐसे समाज में सत्ता के शीर्ष पर पूंजीपति वर्ग का आधिपत्य होना अवश्यंभावी होता है। क्योंकि इस स्थिति में पूंजीपति और पूंजीहीनों के मध्य टकराव स्वाभाविक हो जाता है और बहुसंख्यक के हितों को दरकिनार कर लोकतंत्र के स्थायित्व की उम्मीद बेमानी हो जाती है। गौरतलब है कि 70 वर्ष पहले हमारे देश में शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति के आधार पर शिक्षा और रोजगार में आरक्षण दिया गया था, पर इन दशकों में हमने गैर बराबरी के एक और पैमाने को विकसित किया है और वह है आर्थिक आधार। भारत में तेजी से बढ़ती गरीबी और असमानता ने हमारे कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। देश में गरीबी उन्मूलन के लिए जो नीतियां, कार्यक्रम और योजनाएं तैयार की गई हैं, आर्थिक विषमता के चलते उनकी सफलता पर भी सवाल उठते हैं। देश में अमीरी गरीबी की गहराती खाई को पाटने के लिए आज आवश्यकता है कि सरकारें पारदर्शी प्रशासन के साथ अपनी कल्याणकारी भूमिका का विस्तार करें। भ्रष्टाचार पर शून्य सहिष्णुता की नीति के साथ नागरिकों को स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, आवास और भोजन का मौलिक अधिकार दें। सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार के साथ ही रोजगार सृजन, क्षमता निर्माण, ग्राम सशक्तिकरण, लघु और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन और संपत्ति के पुनर्वितरण जैसे उपायों पर गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। साथ ही प्रगतिशील कर यानी अधिक धनिक पर अधिक करारोपण की व्यवस्था सख्ती से लागू कर देश में आर्थिक गतिशीलता पैदा करें। महात्मा गांधी का आर्थिक दर्शन न्यायिकता की अवधारणा देता है, यानी समाज का संसाधन संपन्न तबका अपनी आवश्यकताएं पूर्ण कर उन लोगों को धन वितरित करे जिन्हें जरूरत है। यह कार्ल मार्क्स की वर्ग संघर्ष अवधारणा से सर्वथा विपरीत है, जिसमें मार्क्स कहते हैं कि सर्वहारा वर्ग हिंसा के जरिए बुजुर्गा वर्ग की सत्ता और संसाधन से बेदखल कर देगा। विनोबा भावे ने संपन्न भूमिपतियों से भूमिहीनों के हित में भुगतान लिया था। हमारा संविधान भी नीति निर्देशक तत्वों में समाजवाद के दर्शन पर बल देता है, आर्थिक समानता पर बल देता है। 145 करोड़ भारतीयों के विकास के लिए साधन संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण वर्तमान भारत की एक महती आवश्यकता है। धन्यवाद।